एक दुल्हन की तरह तैयार हो रही थी। उसने लाल रंग का जोड़ा पहना था जिस पे हरे रंग की नक्काशी हो रही थी और हरे रंग का बॉर्डर। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके ऊपर से नूर, प्रेम, शर्म, हया सब झलक रही थी, बिल्कुल वैसे एक जैसे नई नवेली दुल्हन। लेकिन आज रीना की 15वीं शादी की सालगिरह थी और आज भी उसके अंदर वो नूर बरकरार था, क्योंकि वो अपने लाइफ में बेहद खुश थी, सेटिस्फाइड थी और उसे हर चीज आसानी से उपलब्ध थी। क्यों ना हो, रीना ने अपने जीवन के 15 साल एक एक रिश्तों को पिरोने में, उनको सजोने में और उनके एक माला के रूप में धागे की तरह पिरो दिया। आज इसीलिए पूरा परिवार, चाहे वो इन लॉज हो, वो रीना की तारीफ करते नहीं थकते। उनके हस्बैंड बेहद ही सपोर्टिव, लविंग और केयरिंग थे। हर एक रिश्तेदार, हर एक मेंबर रीना की बहुत ही तारीफ करता था और उसकी इज्जत और सम्मान करता। और वो सारी चीजें रीना के चेहरे से साफ साफ झलकती थी कि वो अपनी लाइफ में कितनी खुश है। और फाइनेंशियली तो उसको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं थी। वो बहुत ही संपन्न परिवार की बहू थी। इसीलिए आज एक ग्रैंड सेरेमनी आयोजित की गई, एक शानदार फंक्शन जिसमें सभी रिश्तेदारों के रिश्तेदारों, रीना के क्लासमेट्स को, कॉलेज मेट्स को, उनके हस्बैंड के फ्रेंड्स, सबको इनवाइट किया गया। अब टाइम आया सेरेमनी का। रीना शर्माते हुए उसी शर्म के साथ धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ती है और हर कोई उसको देखता ही रह गया, क्योंकि आज भी वो बिल्कुल एक दुल्हन की तरह लग रही थी। वही खूबसूरती उसमें बरकरार थी और सब लोग इसीलिए खुश थे कि उनकी बेटी, उनकी बहू बेहद खुश। अब बारी आई, सब लोग एक एक करके रीना को अपने अपने रिश्तेदारों से इंट्रोड्यूस कराने। कोई कहता ये शर्मा जी की बहू है, कोई कहता ये मिश्रा जी की बेटी, कोई कहता ये मयंक की वाइफ है, कोई कहता ये गौरव की बहन है, ये इसकी नंद है, ये इसकी चाची है, ये इसकी ताई है। यानी रीना का इंट्रोडक्शन, रीना का परिचय सिर्फ उसके रिश्तों के इर्द गिर्द ही था। वो अपने रिश्तों में 15 साल में इतना खो गई कि उसकी पूरी पहचान सिर्फ उसके रिश्ते थे। इस फंक्शन में रीना की बेस्ट फ्रेंड को भी बुलाया गया, श्रुति। जब श्रुति का इंट्रोडक्शन होता है तो सब कहते हैं ये श्रुति है, प्रिंसिपल है केंद्र विद्यालय अपर शिलांग। उस वक्त रीना को एहसास हुआ कि उसने 15 साल में क्या खो दिया। उसने अपनी असली पहचान खो दी। उसने बाकी सारी ड्यूटीज पूरी तरीके से निभाई, सबको प्रेम में संजोया, लेकिन उसने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। एक महिला के लिए उसकी आइडेंटिटी, उसकी पर्सनालिटी होती है, जो कि चाहे वो कितनी भी संपन्न परिवार से हो, उसका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप, जो रीना ने नहीं किया। उस दिन रीना को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रण किया, आज से ही मैं अपनी एक पहचान बनाऊंगी, और वो इस चीज में जुट गई। मैं नलिनी उपाध्याय, प्रोग्राम मैनेजर ग्लोबल वुमेन पार्क, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ग्लोबल वुमेन पार्क एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर महिला को सपोर्ट प्रदान करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि वो अपने फील्ड में आगे बढ़ सके। मैं ये नहीं कहती कि महिला सशक्त नहीं है या वो कुछ नहीं कर सकती। जो महिला पूरे परिवार को एक साथ लेके चल सकती है वो दुनिया में कुछ भी कर सकती है। लेकिन हर किसी को एक सहारे की जरूरत होती है और वो सहारा हम उसे प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी एक आइडेंटिटी बना सके, अपनी एक पहचान बना सके। और आज के हमारे इस हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की गेस्ट जो है वो इसका एक अद्भुत उदाहरण है। जब मैं आपको उनका परिचय कराऊंगी तो आप खुद सोचेंगे कि एक इंसान इतनी सारी ड्यूटीज, इतने सारे रोल कैसे प्ले कर लेता है। वो मीडिया एंटरप्रेन्योर है, वो वॉइस ऑफ जयपुर वीकली न्यूज़पेपर की संपादक है, वो सिंपली जयपुर बायलिंगुअल मैगजीन की संपादक है, वो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल क्लब की फाउंडर है, वो प्रोड्यूसर हैं, वो डायरेक्टर हैं, वो स्टोरी टेलर हैं, वो स्टोरी राइटर हैं, वो पोएट हैं, वो ऑथर हैं, वो जर्नलिस्ट भी हैं, साथ साथ वो एक हाउसवाइफ भी हैं, एक बहू भी हैं, एक माँ भी है। तो जब एक महिला इतने सारे रोल एक साथ प्ले कर सकती है तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते। आइए हमारे साथ इस मुहिम में जुड़िए और अपनी अपनी पहचान बनाइए।
चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज की गेस्ट अंशु जी के पास। अंशु जी, आपका बेहद स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी। और इतनी बढ़िया एनर्जी के साथ तुमने एक इतनी सुंदर कहानी के साथ जो वेलकम किया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैम, जैसे आपने अपने कैरियर की शुरुआत शादी के बाद की, आपको शादी के बाद कि कितने समय बाद आपको लगा कि आपको अपने सपनों को पूरा करना है और किस तरीके से आपने इसको प्रोसीड किया? सच तो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं सोचा ये कि मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। क्योंकि जब शादी हुई थी तब बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। 19 साल की मैं थी, 19-20 साल की। और शायद मेरा ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ था, वो भी मैंने शादी के बाद किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर डिप्लोमा किया कंप्यूटर्स में, क्योंकि 2000 में शादी हुई और उसी वक्त कंप्यूटर्स नए नए, मतलब हमारे राजस्थान के लिए तो नए कंप्यूटर्स थे जब। तो डिप्लोमा किया। फिर बच्चे हुए, बेटा हुआ 2002 में, बेटा हुआ 2008 में बिटिया हुई। लेकिन एक पढ़ने का शौक हमेशा मुझे था, तो किताबें मैं अक्सर पढ़ती रहती थी। और मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो उन्हें जब भी कंटेंट राइटर की कहीं ज़रूरत होती थी तो मैं घर से ही उनको थोड़ा बहुत लिख देती थी या सपोर्ट कर देती थी इस तरह से। लेकिन बहुत वैसा नहीं था कि मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है या मैं वहाँ जाके काम करूँ, या ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। और वैसा कोई ड्रीम भी नहीं था। लेकिन वो कहते हैं कि ईश्वर सब देखता है, और वो स्पार्क जो मेरा था, जो उसे नज़र आया, तो उसने मेरे लिए रास्ते बनाए। मैं तो यही कहती हूँ कि इतनी शायद मैं ब्लेस्ड हूँ अपने लिए बहुत, कि इतनी स्ट्रक्चर्ड लाइफ जो चली है। आजकल मैं जो लड़कियों को देखती हूँ, एम्बिशंस होते हैं, उसके लिए वो शादी नहीं करना चाहती, उसके लिए उनको फैमिली प्लानिंग्स नहीं है। लेकिन मेरी शादी हुई, बच्चे भी हुए, बच्चे भी बड़े हुए। उसके बाद 2012 2008 में मैंने लिखना शुरू किया, और 2012 में मेरी जो एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे जो जर्नी शुरू होती है, वो तब शुरू हुई। तो जो मेरे लिखने का शौक था, वो मुझे रास्ते बनाकर देता गया मेरे जीवन में। इस तरह से यूँ कह लीजिए कि शायद मेरे सपने अपने आप बुनते भी गए। और जो मेरा एम्बिशन था कि हाँ, जीवन में कुछ करना भी है, तो वो अपने आप मेरे रास्ते में आता गया, और एक के बाद एक परतें उसकी खुलती चली गई, और जी, सिलसिला तो अभी भी जारी है। जी मैम। मैम, जैसे आप राइटर हैं, हमारी अपकमिंग जनरेशन जो राइटर बनना चाहती है, राइटर बनने के लिए पर्टिकुलरली कोई कोर्स करने की ज़रूरत है या उसके लिए एक अलग ही जज़्बा, एक अलग ही सोच चाहिए? हाँ, राइटर बनने के लिए एज़ सच हमें कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस जैसे आपको समय-समय पर मिल जाती है, वो इम्पोर्टेंट है। कि हम जैसे वर्कशॉप है, तो कई बार मैं भी वर्कशॉप्स लेती हूँ राइटिंग स्किल्स की, या हमें कोई बुक पब्लिश करना है, तो एक स्ट्रक्चर्ड वे हमें सिर्फ़ वो चाहिए। बाकी राइटर हमारा इनर होता है, हम खुद सोचते हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, वो हमें कोई कोर्स नहीं सिखा सकता। और जो हमारे शब्द निकलते हैं, वो हमारे अपने अनुभव होते हैं ज़िंदगी के, जो साल के साथ-साथ, आपकी मैच्योरिटी लेवल के साथ-साथ उनमें अपने आप निखार आता है। और जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं, जितनी ज़्यादा हम किताबों को पढ़ते हैं, दूसरे लेखकों को पढ़ते हैं, उससे और ज़्यादा वो ग्लोरीफाई होता जाता है। जी। तो आपने जाना कि राइटर बनने के लिए किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपके इमोशंस, आपकी सोच आपको एक राइटर बनाती है कि आप किस तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। मैम, जैसे कि आपने एक बायलिंगुअल मैगज़ीन स्टार्ट करी, आपके आपके माइंड में ये आइडिया कैसे आया कि 2 लैंग्वेज या इस तरह की कोई मैगज़ीन स्टार्ट की जाए, उस टाइम पर? जी। मैं जब छोटी थी तब से भी कुछ करने का शौक था, तो मैं बहुत एक्टिव, मतलब बच्चा भी अपने लाइफ का मैं बहुत एक्टिव रही। मुझे गाना बजाना, स्कूल में प्रेयर्स में एक्टिव रहना, असेंबली में एक्टिव एक स्टूडेंट रहना, वो सब मुझे बहुत पसंद था। और जीवन में एक थॉट था कहीं पे कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है जो पहला हो। तो अब पहली डॉक्टर बन गई, पहली ये भी हो गया, पहला जो-जो सामने दिखता था सब कुछ पहला हो गया। क्या किया जाए? तो फिर सामने आया कि राजस्थान में मैं रहती हूँ, वहाँ पर पहली बायलिंगुअल मैगज़ीन नहीं है। हिंदुस्तान लेवल पे होगी, लेकिन राजस्थान में नहीं है। तो इसीलिए इस थॉट को मैंने लिया, और
राजस्थान की फर्स्ट बाइलिंगुअल मैगजीन आज से 9 साल पहले शुरू की। मीन्स आपने मैम वो सोचा जो नॉर्मली कोई नहीं सोचता है, वो भी उस टाइम में और उस एज में जब आपकी एज काफी कम थी। मैम जैसे मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, आप इससे टोटली कनेक्टेड हैं, आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप राइटर भी हैं, आप फिल्म इंडस्ट्रीज में भी हैं। तो ये हमें किस तरीके से हेल्प करता है कि हम पर्सन टू पर्सन अपने आप को पहुंचा सके, ये किस तरीके से हमारी हेल्प करता है? क्योंकि आज की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ही है डिजिटल मार्केटिंग एंड मीडिया कम्युनिकेशन। एक बार आप अपना क्वेश्चन फिर से दोहराएंगे? मैम जैसे आप मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन दोनों के साथ कनेक्टेड हैं, आप फिल्म इंडस्ट्रीज में भी हैं और आप राइटिंग में भी करती हैं, तो जैसे कि ये हमारे इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत और नीड है, हर पर्सन टू पर्सन हमें रीच करना है। तो ये हमें किस तरीके से हेल्प करती है कि हम लोगों तक पहुंच सके, अपनी बात रखें और उनमें चेंज ला। बिल्कुल, एज एन जर्नलिस्ट कहूँ, एज एन मास कम्युनिकेशन, तो आजकल हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम है वो है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। वहाँ पे हर इंसान जर्नलिस्ट है, हर इंसान एडिटर है, हर इंसान राइटर है। आप खुद भी देखती होंगी कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हम जो हमारे मन की विचारधारा है उसको हम लिखते हैं। वो चाहे कविता हो, चाहे वो कहानी हो, या वो कोई खबर हो, या वो कोई ऐसा करंट अफेयर सोशल इशू है जो बर्निंग हॉट आपकी सिटी में चल रहा है या आपके पूरे हिंदुस्तान भर में कहीं चल रहा है, आप उस पर लिखते हैं। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि आप, क्योंकि सब लिख रहे हैं, क्योंकि टीवी में वही खबरें आ रही हैं, इसलिए आप भी उसको लिखें ताकि लोग आपको समझदार समझे। वो जरूरी नहीं है, आप नहीं लिखें वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपका लिखना हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो, लेकिन नेगेटिविटी की जो कोई खबर होती है उसे हमें सोशल मीडिया पे स्प्रेड आउट नहीं करना चाहिए। कुछ अच्छा लिखना है, किसी को पढ़ने से कुछ सुकून मिलता है, तो वो लिखा जाना चाहिए। लेकिन जो नेगेटिव न्यूज होती है उसको, जो नॉन जर्नलिस्ट लोग हैं या जो लोग को नहीं ज्यादा उसकी डेप्थ में मालूम है, तो वो ना लिखें तो वो बेहतर है। तो क्योंकि ये एक ऐसा साधन है कि हम सबकी हथेली में है, सोशल मीडिया पे आप कुछ भी पोस्ट करते हैं वो एक क्लिक में हजारों के हाथों में होता है। तो आपने जो पोस्ट किया, आपने जो लिखा, वो बहुत मायने रखता है। जी मैम। मैम जैसे आपका संग्रह है शब्दों का समुद्र, इसका प्रेरणा स्रोत क्या है और इसकी शुरुआत कब किया? शब्दों का समंदर मैंने सबसे पहली किताब लिखी थी जो 2013 में पब्लिश हुई थी, और वो मेरा कविता संग्रह है। कविताएं लिखने की प्रेरणा 2008 में जैसे मैंने लिखने की शुरुआत की थी, और लिखने में मैंने पहले अपने मनोभावों को लिखना शुरू किया। मेरा जो सबसे फर्स्ट आर्टिकल किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था वो उसका टाइटल था कि मेरा सांता मेरा ईश्वर। एक कॉन्टेस्ट था और उस कॉन्टेस्ट में मैंने लिखा कि दिसंबर में सांता क्लॉज के लिए कुछ लिखना था, तो वो मैंने लिखना शुरू किया। और इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आर्टिकल लिखती गई, अपने मन के भाव लिखती गई, तो वो कविताओं का रूप लेने लगे अपने आप ऑटोमेटिकली। फिर 2008 से लेके और 2012-13 तक बहुत सारा ऐसा कलेक्शन हो गया कि कविताएं बहुत सारी हो गई, लगभग 100 के आसपास। तो मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि इनको एक बुक फॉर्म में लाना चाहिए। तो लेकिन एक बचपना भी, अब जब मैं उन कविताओं को पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत बचपने की कविताएं हैं। और फिर मैंने 2019 में शब्दों का समंदर का एक और वर्जन रीप्रिंट हुआ, उसमें मैंने कुछ कविताओं को हटा के कुछ नई कविताओं को जोड़ा। तो वो जो साल दर साल मेरी लेखनी में मेच्योरिटी आती गई, जो कविताओं के भाव आते गए, वो अपने आप निखरने लगे। और मैं अभी भी सीखने वाली उसमें ही रास्ते पर ही चल रही हूँ। अभी भी मैं हर दिन सीखती हूँ, हर दिन कुछ नया लिखती हूँ। तो इस तरह से जो कविताएं थी वो अपने आप मतलब आने लगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए हर दिन एक कविता लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक मैं कविता नहीं लिखती तब तक मुझे एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है लाइफ में। तो वो मेरा, जो मेरा लेखन है वो मेरा सेटिस्फैक्शन है। मैम जैसे मैंने आपकी बुक रीड की, उसमें मैंने पाया मैम आपकी कई कविताएं स्त्रीलिंग में है, कई पुल्लिंग में, यानी आपने दोनों वर्जन का इस्तेमाल किया है, ऐसे कैसे?
हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसका जवाब है मेरे पास कि जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा मन सोचता है। मन जो है वो स्त्री के पास भी है, पुरुष के पास भी है। और वो स्त्री का भी मन सोचता है, सोचती नहीं है। और पुरुष का भी मन सोचता है, सोचती नहीं है। मतलब मन का जो लिंग, उसका कोई लिंग नहीं है। अ, वो उस भाव में कि मन ने सोचा, मन सोचता है, तो वो उन भाव, जैसे ही वो भाव आया और वो उसी भाव में लिख दी गई। वहां पर मैंने किसी स्त्री को नहीं रखा, या मैंने अपने आप को नहीं रखा, या किसी ऐसे इंसान को नहीं रखा। वो एक भाव आया, ऑब्जर्वेशन से आया, कुछ देखा आसपास आया, और वो लिख दिया गया। तो जो मनोभाव है मेरा, वो मन का भाव है, जो पुल्लिंग भी लिखा गया है कि मेरा मन सोचता है, वो लिख दिया बस। मैम आपकी बुक में सब का सारे कालों का वर्जन है। आपने बाल रूप का भी वर्जन किया है। उसमें आपने उसमें काफी जैसे युवावस्था का भी वर्जन है। तो आपने ये क्या बुक आपके खुद के जीवन काल से रिलेटेड है? आपका खुद का जीवन है उसमें, क्योंकि उसमें बचपना भी है, मैच्योरिटी भी है, हर जीवन का हर एक रूप है उसके अंदर। और मुझे ऐसा लगता है नलिनी कि जो शायद एक लेखक होता है, वो बहुत सारी यात्राएं करता है अपनी, मतलब जब हम लिखना शुरू करते हैं तो उसके आसपास का ऑब्जर्वेशन होता है। वो अपने आसपास बच्चों को भी देखता है, हाँ उसका खुद का बचपन उसने जिया है, वो अनुभव उसके पास है। उसके अलावा और उसके सराउंडिंग जो बच्चे हैं उनका बचपन वो देख रहा है। उसके अलावा एक स्त्री होने के नाते बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलने लग जाती हैं। बहुत सारी चीजें आप समाज में वैसे देखते हो जिनको आप बदलना भी चाहते हो। और क्योंकि हम ग्लोबल वुमेन पावर के मंच पे बात कर रहे हैं, तो इस बात को बहुत स्ट्रांगली कहना चाहूंगी कि जब आप एक ऐसी मन के मालिक होते हो जो भीड़ से अलग हट के चलना चाहता है, तो आपका जो ऑब्जर्वेशन हो जाता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और जब आप अपनी कलम को वो स्वतंत्रता दे देते हो कि वो बचपन भी लिखे, वो जवानी भी लिखे, वो बुढ़ापा भी लिखे, मैंने मौत भी लिखी है, तो मुखातिब हुई होंगी कभी ना कभी जिंदगी में, मृत्यु को भी बहुत करीब से, कभी परिजन की या किसी तरह की देखी होगी। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन होती है जो लेखक का जिगर होता है कि वो लिख देता है। तो ऐसा मैं मानती हूँ। जी। मैम एक चीज बहुत ही मैंने आपकी कविताओं में नोट किया है। आपकी कविताओं में चाय चाय का बहुत ज्यादा जिक्र है। मसाले वाली चाय, नींबू वाली चाय। ऐसा क्यों मैम? आप क्या आपको अभी भी चाय मीन्स आपको चाय बहुत पसंद है? चाय बहुत ज्यादा पसंद है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ पसंद है। और सुकून मिलता है जब मैं चाय पीती हूँ। पीती बहुत ज्यादा नहीं हूँ, सिर्फ सुबह एक बार पीती हूँ और एक बार शाम को पीती हूँ। लेकिन जब भी चाय पीती हूँ किसी साथ के साथ या दोस्त के साथ, तो मैं चाय पीना चाहती हूँ। मुझे कॉफी नहीं पसंद। कॉफी का स्वाद मुझे कड़वा लगता है। तो इस स्वाद को भी मैंने लिखा है कि कॉफी का कड़वा स्वाद मुझे कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं तो माटी के कुल्हड़ की चाय में ही जिंदगी को ढूंढता आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सादगी है जीवन की, वो चाय में है। जी मैम। और एक क्वेश्चन मैम जरूर पूछना चाहूंगी। आपने इस वक्त भी येलो कलर ही पहना है, पीला रंग पहना है, और आपकी कविताओं में भी पीला रंग काफी बार इस्तेमाल किया गया है। जी मैम, ऐसा क्यों? पीला रंग मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं बहुत स्पेसिफिक अपने जीवन को ऐसा मान के चलती हूँ कि मुझे जीना है। तो जैसे चाय हो गया, पीला रंग हो गया। और जब मैं 40 बरस की हुई, तब मैंने सोचा कि मुझे पीला रंग ही पहनना है। इसके अलावा मैं बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई दूसरा रंग पहनती हूँ। तो पीला रंग ही मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये मुझे बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करता है ईश्वर से। क्योंकि मैं बहुत आध्यात्म में विश्वास करती हूँ, तो ठाकुर का पीताम्बर पीला होता है। और जो पीला रंग है नेचर के बहुत क्लोज आपको लेकर जाता है। आप जब सुबह उठ के आसमान को देखेंगी तो उगता हुआ सूरज आपको पीला नजर आता है, ढलता हुआ सूरज भी आपको पीला ही नजर आएगा, और शाम के समय जब आप देखेंगी तो आसमान भी आपको पीला नजर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सृष्टि का रंग है। और पीले रंग का तो एक पूरा मौसम होता है बसंत का, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ऋतुओं में बसंत में स्वयं हूँ।
तो इसलिए मुझे आध्यात्मिक रंग लगता है, और जीवन की जो आध्यात्मिक जुड़ाव है मेरा जीवन से, वो मुझे पीले रंग में बहुत सुकून देता है। तो मैं हर वो काम करती हूँ जो जो मुझे सुकून देता है। जी, और ये बहुत ज़रूरी भी है हम वही करें जो हमें सुकून दे, क्योंकि अपने आप का सैटिस्फाई होना लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैम, लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई कविता लिखी हो या आपने कुछ और ट्राई किया हो और आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा हो और आपने फिर उसे बंद कर दिया हो या आप उनसे अगेंस्ट होके लड़ी हो, ना मुझे तो करना है, ऐसा कभी हुआ है लाइफ क्रिटिसिज्म तो देखिए इसका होता है लाइफ में, कि आप कुछ करते हो तो अच्छा बुरा हर पहलू के लोग आपके सामने होते हैं, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन कविताओं के लिए जैसे मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि मैंने खराब लिखी है या अच्छी नहीं है या बुरी है, ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ, फ़िल्म एक मैंने बनाई थी, उसके लिए ज़रूर कहा गया मुझे कि ये फ़िल्म अच्छी नहीं है, एक शॉर्ट फ़िल्म मैंने बनाई थी। लेकिन उसको भी मैंने यूट्यूब पे पब्लिश किया था, पोस्ट कर दिया था। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि एक्सपेरिमेंट आपको फिर भी करते रहने चाहिए लाइफ़ में। अच्छा और बुरा कहना लोगों की फितरत होती है, वो एक गाना भी तो है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो में? बेकार की बातों को। बिल्कुल सही मैम। मैम, जैसे कि आपने फ़िल्म फेस्टिवल की शुरुआत की, आपको ये शुरू करने का आइडिया कैसे आया और आपने कब शुरुआत की? और उस वक़्त क्या-क्या प्रॉब्लम आपने फेस की? देखिए प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आती हैं, क्योंकि जब आप एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट करते हो तो फाइनेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें। लेकिन शुरुआत क्यों की, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये मानती हूँ कि फ़िल्म जो होती है विज़ुअली आप कुछ चीज़ देखते हो, तो वो आपके दिमाग पे, दिल पे बहुत गहरा असर करती है। और आपने भी कभी नोटिस किया होगा जब आप फ़िल्म देखती हैं तो अपने आप को उस हीरो की जगह या उस हीरोइन की जगह रख कर देखने लगती हैं। कई बार रोना शुरू कर देते हैं हम लोग फ़िल्म देखते-देखते। इमोशंस इमोशंस आ जाते हैं, कभी वो स्ट्रांगनेस भी हम फ़ील करते हैं अपने अंदर। तो मेरी लाइफ में जब मैंने आगे बढ़ना शुरू किया था, जब लिखना शुरू किया था, तो मैं यही सोचती थी कि मैं क्या कर पाऊँगी, कुछ मतलब कुछ ऐसा एम्बिशन नहीं था नौकरी करना है या अपना भी काम करना है। उस वक़्त मैंने थ्री इडियट्स देखी, और थ्री इडियट्स का जो डायलॉग था कि काबिल बनो, कामयाबी आपके पीछे आएगी। वो चीज़ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, और वो ही मैं पकड़ के अपना काम करने लगी कि ठीक है, मुझे काबिल बनना है, वो मैं बन सकती हूँ, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन, क्योंकि मेरी शादी के बाद हुआ था, तो मैं बिल्कुल थर्ड डिवीज़न ग्रेजुएट हूँ। मैंने मास कॉम की पढ़ाई नहीं करी, लेकिन मैंने अपने आप को एक जर्नलिस्ट, एक एडिटर के तौर पे स्थापित किया। वो सिर्फ़ मेरी काबिलियत के बल पे, अपनी डिग्री के बल पे मैंने कुछ नहीं किया अपने जीवन में। तो जो ज़िंदगी के अनुभव थे, वो मैंने एक फ़िल्म देख के अगर अपने अंदर का एक जज़्बा जगाया, तो मुझे ये लगता था कि अगर मैं बदल सकती हूँ, तो मेरी तरह सोच वाले हज़ारों करोड़ों लोग इस दुनिया में हैं, जो बदल सकते हैं। तो क्यों ना उनको ऐसा सिनेमा दिखाया जाए, जो एक इंस्पिरेशनल जर्नी उनके अंदर शुरू कर सके। तो जब हमारे फेस्टिवल्स में इस तरह की फ़िल्म्स आती है, ऑफबीट सिनेमा हम दिखाते हैं, तो यही मोटो लेकर हमने फेस्टिवल को शुरू किया था, और बहुत सक्सेसफुल ये आइडिया रहा हमारा। जी। मैम, जैसे कि मैंने आपके फेस्टिवल के बारे में स्टडी भी किया, मैंने पाया कि आपके फेस्टिवल में आपने कोई स्पेशल टीम हायर नहीं की, बल्कि आपने कॉलेज स्टूडेंट को ही करने को कहा और उनसे ही करवाया। इसके पीछे क्या रीज़न शुरुआत में क्योंकि बहुत पैसे नहीं होते थे, तो ये भी एक रीज़न रहा कि हमें कोई बहुत बड़ी इवेंट मैनेजमेंट को हम टीम को नहीं हायर करना था, और दूसरा जो थॉट था वो ये भी था कि हमें जो इंटर्न्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो इतने कैपेबल होते हैं और वो काम भी करना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, और वो हेल्प भी करना चाहते हैं। तो थोड़ा पैसा में काम भी अच्छा होता है, लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलता है, बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो 3-4 चीज़ें मिल के इस तरह से ये काम हुआ, और आज फिर वो जब शुरुआत के दौर में ही इतना सक्सेस हो गया, तो आज भी हम यही सोचते हैं कि स्टूडेंट्स अगर इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, तो स्टूडेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, वो बहुत ही एक अलग एनर्जी लेके आता है। दूसरा, वो सीखते हैं तो हमको एक सैटिस्फैक्शन होती है। जी, और हम उनको आगे बढ़ने का मौका भी दे रहे हैं साथ-साथ, बिल्कुल। ताकि वो राजस्थान फ़िल्म जगत को आगे तक ले जाएँ। जी।
मैम आमतौर पे जब एक महिला लिखती है, लोग सोचते हैं वो दुखियारी है, वो परेशान है, वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रही है, इसलिए वो लेखन के रूप में अपने विचारों को प्रकटित कर रही है। लेकिन आपकी कविताओं में महिला दुखियारी नहीं है, वो सशक्त है ना? तो तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक अद्भुत उदाहरण है महिलाओं के लिए कि सिर्फ एक दुखियारी या परेशान महिला ही नहीं लिख सकती, बल्कि महिला की भावना को हम किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मैम आपने समस्याओं को लेके क्यों नहीं लिखा? आपने बाकी चीज़ों को महिलाओं को हमेशा सशक्त क्यों बनाया? क्योंकि मैं सशक्त महिला के हाथों में पली बड़ी, इसीलिए मेरी नानी बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन रही, मेरी मदर बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन रही। दोनों हाउसवाइफ थी, ऐसा नहीं है कि वो घर से बाहर निकल के उन्होंने कभी काम किया, लेकिन मेरी जो परवरिश हुई वो बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन्स के उसमें हुई। और जो लेखक है, जो महिला लेखन होता है, वो ऑलमोस्ट यही सोचा जाता है कि उनके दुख दर्द के लिए लिखा जाए, लेकिन वो मनोभाव लिखे जाने चाहिए। वो लेखन का एक अलग रूप है और मेरे लेखन का एक अलग रूप है। मैं सपनों को लिखती हूँ, मैं सच को लिखती हूँ और जो अंदर उपजता है वो लिखती हूँ। तो हमेशा मैंने जो फॉलो किया, सीता को फॉलो किया, मीरा को फॉलो किया, तो ये लोग एकदम सशक्त नारियां थी। इन्होंने अपना दर्द नहीं लिखा, क्योंकि महिला के जीवन में या स्त्री पुरुष में ये मान के चलती हूँ, दर्द सबके जीवन में होता है। सिर्फ महिला के जीवन में ही दर्द है वो सच नहीं है। पुरुष के जीवन में भी उतना ही दर्द है, क्योंकि उसको भी यही लगता है कि मुझे कोई समझता नहीं है, जो महिला को लगता है। तो वो चीज बैलेंस है लाइफ की, क्योंकि अगर ईश्वर ने दो चीज बनाई है तो वो कुछ सोच कर ही बनाई है। इस चीज में मैं विश्वास करती हूँ, इसलिए शायद उस दर्द को मैं उजागर नहीं करती, क्योंकि जितना दर्द मेरा है उतना दर्द सामने वाले का भी है। मेरे लेखन की नारी सशक्त है, क्योंकि वो दर्द को नहीं लिखना चाहती, वो सपनों को लिखना चाहती है, वो अपनी ख्वाहिशें लिखना चाहती है, वो अपने प्रेम को लिखना चाहती है। तो ज्यादातर आपको मेरी कविताओं में प्रेम नजर आएगा, सपने नजर आएंगे, खुशियां नजर आएंगी, या ऐसे एम्बिशंस नजर आएंगे जहां पर मैं पहुंचना चाहती हूँ, जहां मैं चांद छूना चाहती हूँ, मैं जहाँ बादलों के पार जाना चाहती हूँ, मैं बादलों को रास्ता भी बना लेती हूँ। तो फैंटेसी पोएम्स है मेरी, इस तरह की आपको नजर आएंगी। मैम आप एक नारी को और इसको स्वाभिमान को किस तरीके से देखती हैं? एक नारी के लिए स्वाभिमान किस हद तक और कितना जरूरी है? नारी और स्वाभिमान बहुत जरूरी है, और अहंकार और स्वाभिमान में एक बहुत बारीक सा भेद हो जाता है। क्योंकि जहाँ स्वाभिमान की बात आती है ना, तो सामने वाला आपके स्वाभिमान को अहंकार समझता है, ये जी अक्सर मैम। होता है। जी और उसका भेद कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ आपको समझ के चलना होता है। इसलिए उन रिश्तों के आगे झुक जाना चाहिए जो आपको लगता है कि झुकना जरूरी है, लेकिन वहां नहीं झुकना चाहिए जहां आपको एक समय के बाद अति जब हो जाती है, वहां पे आपको आपका स्वाभिमान सर्वोपरि रखना चाहिए। जी मैम, जैसे आप इतना सारा काम करते हो, आप जर्नलिस्ट भी हो, आप राइटर भी हो, आप पोएट भी हो, आप फाउंडर भी हो, आप एडिटर भी हो, संपादक भी हो, हाउसवाइफ भी हो, बच्चे भी देखते हो, तो मैम आप ये सारी चीजें मैनेज कैसे करते हो? इतना सारा काम। ये सारी चीजें करने के लिए भी मेरे पास जो मेरा पावर हाउस है वो मेरी फैमिली है। जो मैं उनको मैनेज नहीं करती वो मुझे मैनेज कर लेते हैं। मेरी मदर इन लॉ है, वो मुझे पूरा सपोर्ट करती हैं। मेरे हस्बैंड हैं, अब दोनों बच्चे भी बड़े हैं, तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से फैमिली मुझे मैनेज कर लेती है। मैं उनको कितना कर पाती हूँ मुझे नहीं मालूम, बट वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। एज अ पोएट अंशु जी, आप इस समाज को क्या दे के जाना चाहेंगे और क्या समझा के जाना चाहेंगे? एज एन पोएट, क्योंकि कभी अपनी बातों से बहुत कुछ बदल सकता है। एज एन पोएट, एज एन राइटर, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो राइटिंग होता है, राइटिंग इज वेरी पावरफुल टूल। राइटिंग इज अ थेरेपी एक्चुअली। तो जो भी लेखक है, स्टेब्लिश लेखक भी है या जो बन रहे हैं लेखक, और जो डायरी में भी लिखते हैं,
तो अपनी जो लेखनी है उसको जारी रखिए, क्योंकि वो लेखनी बहुत स्ट्रांग होती है। और आप जो लिखते हैं वो आपको नहीं मालूम कि आप कितने लोगों को इंस्पायर कर जाते हैं, कई बार जाने अनजाने में भी। तो मुझे कई बार ऐसे लोग मिलते हैं कि जैसे हमने सोशल मीडिया पे लिख दिया, और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। पर्सनली वहाँ पे कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे वो कनेक्ट है। तो जब कभी उनसे मुलाकात हुई है तो उन्होंने मुझे ये फीडबैक दिया है कि आपकी कविताएं, हमने कभी कमेंट नहीं किया, कभी हमने आपको कॉल नहीं किया, लेकिन हम आपकी कविताओं को पढ़ के बहुत इंस्पायर होते हैं, हमें वो पढ़ के बहुत सुकून मिलता है। या वो ये कहते हैं कि मैं जब अपनी कविताएं बोल के भी कभी पोस्ट करती हूँ तो वो ये कहते हैं कि आपकी कविताएं, आपकी आवाज को सुन के भी सुकून मिलता है। वो चीज मुझे मोटिवेट करके जाती है, इसीलिए मैं अपनी काम को कंटिन्यू रखती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी लेखनी से, मेरी बोलने से किसको सुकून मिल रहा है, किसको इंस्पिरेशन मिल रही है। तो मैं शायद तन मन धन से किसी के लिए कुछ ना कुछ कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, तो मेरी लेखनी अगर कुछ कर सकती है तो वो जरूर करे। जी, मैम जैसे आपने कहा, आपको सुनकर, आपकी प्रोफाइल को विजिट करने के बाद मुझे पता लगा कि आपका बचपन से रुचि आपकी संगीत की तरफ काफी थी। मैंने आपको वहाँ पर हारमोनियम बजाते हुए, गाना गाते हुए, स्कूल के प्रोग्राम्स में तरह तरह से देखा है। तो संगीत आपके जीवन में क्या रोल प्ले करता है, और आज आप अभी भी संगीत के साथ जुड़ी हुई है? संगीत मेरे लिए ईश्वर की शक्ति है। वो एक दोहा है, अगर आपने कहीं सुना है तो, कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम, रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। तो ऐसा हम सब भी फील करते हैं कि जब हम सैड होते हैं तो हम स्लो सॉन्ग्स को सुनते हैं, उनके शब्दों पर ध्यान देते हैं। और जब हम बहुत खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो हम फास्ट सॉन्ग्स लगाते हैं, डांस करते हैं। तो म्यूजिक भी अपने आप में एक थेरेपी है, वो आपकी लाइफ है। मेरे लिए तो बहुत स्ट्रेस बस्टर है। मैं जब टेंस होती हूँ, गाने सुन लेती हूँ या गा लेती हूँ। भजन गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भजन गा लेती हूँ। तो ये चीज मुझे रिलैक्स करती है। मैं हर वो काम करती हूँ जो मुझे सुकून देता है, तो संगीत भी उनमें से एक है। मैम आप हमें एक भजन गा के सुनाएंगे, क्योंकि हमने आपकी पोएट्री तो सुनी है, हम आपको भजन गाते हुए देखना चाहते हैं। ओके। सो हनुमान जी को समर्पित है एक भजन। मैं छोटा सा भजन में सुनाती हूँ आपको। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हम सब आएंगे दर्शन पाएंगे, विनती सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ना कोई संगी हाथ की तंगी, जल्दी हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ये तो हमें आज पता लगा। मैम आप बहुत अच्छे सिंगर हो, आप सिंगिंग भी ट्राई कर सकते हो, आप हर फील्ड ट्राई कर सकते हो, ट्राई कीजिएगा एक बार, आप गाते बहुत अच्छा हो। थैंक यू नलिनी। मैम आपके फिल्म कैरियर को लेके आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है? मैं सिर्फ काम करते रहना चाहती हूँ। प्लानिंग, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि मैंने कुछ प्लान पहले से भी नहीं किया था, और अब भी इस तरह से कोई बहुत बड़े प्लान्स नहीं है मेरे कि मुझे ये करना है। मैं हमेशा बस अपनी प्रार्थना में यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे मार्ग में वो काम खुद आते रहे जो उसे मेरे हाथों से पूरे करवाने हैं। तो इस तरह से जो जर्नी मेरी चल रही है, अभी मैं किताबें जो लिख रही हूँ, तो पंडित विजय शंकर मेहता जी हैं जो उज्जैन में रहते हैं। उन्होंने पिछले साल जब सब कुछ बंद था, पूरा सब कुछ लॉकडाउन था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा, तो सडनली एक दिन उनका फोन आया मेरे पास, और वो बोले कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसका संपादन आप करें। तो मेरे पास उस पूरे बंद लॉकडाउन में जब मैं ये सोचने लगी कि अब मैं क्या करूंगी और मेरे काम का क्या होगा या मेरा क्या होगा, तो
विद इन 2 डेज मुझे ये जवाब मिल गया। तो इसलिए मैं बहुत बड़ी-बड़ी प्लानिंग्स नहीं करना चाहती, मतलब क्योंकि मुझे पता है कि वो ईश्वर जो है वो मेरी प्लानिंग वो करता है और वो अपने आप मेरे रास्ते में वो काम दे जाता है। तो उनके साथ मैंने लॉकडाउन में एक किताब लिखी, कोरोना जंग की सप्तपदी, वो भी अमेज़न पे अवेलेबल है। तो उस जी, पूरा कोरोना के समय का जो आध्यात्मिक विश्लेषण हमने किया और बहुत अच्छी लर्निंग उस बुक्स में है और मोर देन 2000 कॉपीज उसकी बुक की सोल्ड आउट अभी तक हो चुकी है। तो वो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मेरी लाइफ में रहा। और इस तरह से जो प्लानिंग्स हैं अभी किताबों के और काम चल रहे हैं, तो बस किताबों की दुनिया में खोई चले जाना चाहती हूँ मैं। मेरे लिए वही अभी एक सपना है। मैम लाइफ में कभी ऐसा होता है हम हार हार जाते हैं या हताश फील करते हैं, उस वक्त आप अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है और उसको पीछे करके आप आगे कैसे बढ़ जाते ये बिल्कुल एक ह्यूमन नेचर होता है हमारा सभी का। हम कहीं न कहीं हार जाते हैं, हार मतलब थक जाते हैं, हार नहीं जाते, थकान हो जाती है वो कि अब नहीं चला जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपके आस-पास हो जाती हैं, कभी फैमिली नहीं सँभलती है, कभी ऑफ़िस नहीं सँभलता है, कभी काम नहीं सँभलता है और कभी वो नहीं होता जो आपने सोचा होता है। तो एक हताशा जीवन में आती है, हम सभी के जीवन में आती है। लेकिन वहाँ पे बैठ जाना चाहिए, रेस्ट कर लो। मैं यही सब वुमेन्स को यही बोलूँगी और यही प्रेरणा भी दूँगी कि बैठ जाओ, सोचो, विचार करो और क्योंकि जो सूरज है वो भी ढलता है, रात को आराम करता है और सुबह फिर निकल पड़ता है। तो चलना तो हमें है, ये हमें उस थोड़े से मोमेंट्स के बाद फिर से समझ में आ जाता है। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आप फिर से उस स्पार्क को अपने अंदर महसूस कर सकती हैं और बस उसको महसूस करके चलना शुरू कर देना चाहिए। हैं मैम आपके फेवरेट कवि फेवरेट राइटर कौन है अ, गुलज़ार मैं बहुत पढ़ती हूँ और अमृता गुलजार साहब को तो मैं भी बहुत पढ़ती हूँ बहुत अच्छा लगता है गुलज़ार साहब मुझे बहुत पसंद है, उनकी लेखनी मुझे बहुत पसंद है। अमृता प्रीतम मुझे बहुत पसंद है। अमृता को मैं बहुत पढ़ती हूँ मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ उनकी कविताएँ, उनकी जो बायोग्राफ़ी है वो मैंने पढ़ी है। तो एक बहुत जो बिंदास लेखिका होती है, वो मुझे उनमें नज़र आती है और नई-नई चीज़ें पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। गुलज़ार और अमृता मेरे फ़ेवरेट ऑथर्स में से आप कह सकते हैं। और स्पिरिचुअल बुक्स जैसे सेल्फ हेल्प की बुक्स है तो महात्रेया की बुक्स को मैं मुझे अच्छी लगती हैं। पंडित मेहता जी की किताबें मुझे अच्छी लगती हैं। जी मैम आप वुमेन एम्पावरमेंट से क्या समझते हैं वुमेन को किस तरीके से एम्पावर किया जाए देखिए विमेन एम्पावरमेंट अगर बहुत सच्ची बोलूँ तो मुझे शब्द अच्छा नहीं लगता क्योंकि विमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड है। वो बेचारी तो कभी थी नहीं। क्योंकि आप सोच के देखिए कि ईश्वर ने उसको शक्ति दी है कि वो एक बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, तो कितनी पावर है उसमें कि वो बीज से पूरा इंसान बना देती है। तो बताइए ऐसी महिला कोई बिना एम्पावरमेंट वाली हो सकती है क्या? ये हमारे समाज ने एक वो बना दिया है, जिससे हम सभी लड़ने की कोशिश करते रहते हैं समय-समय पर सारी चीज़ें। तो ग्लोबल वुमेन पावर का जो प्लेटफ़ॉर्म है वो मुझे हमेशा से इसीलिए अच्छा लगा है क्योंकि हमने महिला को हमेशा चांस देने की बात की है। ग्लोबल वुमेन पावर का जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो चांस देता है महिला को, बस वो ही ज़रूरी है। एम्पावरमेंट जो है, वो उसको सिर्फ़ याद दिलाना है क्योंकि वो भूल जाती है कभी-कभी कि उसकी ताकत क्या है। जैसे हनुमान जी भूल गए थे और जामवंत जी ने याद दिलाया था कि वो पहाड़ को, नदी को, समंदर को सबको लांघ सकते हैं। ऐसे ही बस वुमेन को भी सिर्फ़ याद दिलाने की ज़रूरत होती है कि वो क्या कर सकती है। तो ग्लोबल वुमेन पावर का जो है मैं हमेशा से पिछले 2 साल, 2.5 साल से जब भी जुड़ी हुई हूँ, तो मैं हमेशा यहाँ राजस्थान में भी मैं यही मोटिव है मेरा कि हमें चैरिटी नहीं करना है, चांस देना है और महिलाओं को चांस देना ही उनके लिए सबसे बड़ा एक गिफ्ट होता है लाइफ में और फिर वहाँ से वो अपने आप अपना रास्ता निकाल लेती हैं। तो मेरे लिए जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो ही है कि चैरिटी नहीं करो, चांस करो। मौका देना जरूरी है और वही हम देते हैं मैम आप हमारी अपकमिंग जनरेशन को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने आप की राइटिंग को इम्प्रूव करें और एज अ राइटर एज अ पोएट आगे बढ़ के आए
और हमारे समाज को क्या दे सकते लिखते रहिए, जो मन में आता है वो लिखिए। और आपको लगता है कि हाँ ये जमाने को पढ़ाने के लायक है लिखना, तो उसको पढ़ाइए भी जरूर, क्योंकि किताबों में डायरी में दबा के नहीं रखिए। हर लेखनी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इंस्पायर जरूर करती है, किसी ना किसी के काम जरूर आती है। आज हम किताबें क्यों पढ़ते हैं? पुरानी किताबें इसीलिए पढ़ते हैं कि शायद हमें जीवन के सॉल्यूशन उनमें नजर आ जाए। ऐसे ही आपके अनुभव भी किसी न किसी के काम जरूर आएंगे, इसलिए उनका लिखे जाना जरूरी है। तो लिखते रहिए, और जो ये आदत है वो बहुत अच्छी होती है, हैं? मैम, इंस्पायर। आपकी आपकी बायोग्राफी कब आ रही है? मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ पढ़ने के लिए। अभी बहुत समय है उसमें, लेकिन हाँ मैं लिखूंगी, मुझे लिखना है बायोग्राफी। मुझे मुझे भी पढ़ना है और मुझे भी इंस्पायर होना है कि एक साथ इतने सारी चीजों को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे सारे डायरेक्शन में हम सोच सकते हैं। मुझे वो जानना है, क्योंकि सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग है। नहीं, वो तो आप अभी भी जान लीजिए कि क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा कि मैं खुद प्लानिंग नहीं करती। मेरी मेरी प्लानिंग, जैसे मैं भजन में गाती हूँ कि नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर अभी आप संभाले। तो मैं सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे रास्ते में जो काम आते रहे वो आप करवाते रहिए। मैं कुछ लायक नहीं हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, और उनका एग्जीक्यूशन है वो कैसे करना है इसका रास्ता भी मुझे दिखाते रहिए। तो बस वो चलता रहता है कुछ ना कुछ। मैम, आपसे आपकी एक कविता सुनना चाहूंगी। मुझसे मेरी कविता, ये मेरी शब्दों का समंदर है, मैं इसी में से आपको सुनाती हूँ। इसमें एक टाइटल है असुरक्षित यात्रा। तो जो आपने सवाल भी पूछा तो शायद इससे रिलेट करेगा वो कि मैं नए लेखकों को क्या संदेश देना चाहती हूँ, या विमेन्स को क्या संदेश देना चाहती हूँ, वो भी इसमें आएगा। कि सुरक्षित लिख कर और सुरक्षित रहकर कोई कहीं पहुंच नहीं सकता। चलना जरूरी है, विचारों का चलना भी तो उन्मुक्तता है, जो मुझे हर रोज तुम तक पहुंचा देते हैं। हो सकता है मेरी कविता, मेरी बात साहित्य के किसी नियम पर खरी ना उतरे, लेकिन अपने देवता के समक्ष प्रस्तुत होने का कोई नियम होता है भला? हर रात मैं वो नाम सिरहाने रख के सोती हूँ, और पहुंच जाती हूँ सपनों की असुरक्षित यात्रा में। थैंक यू। वाह मैम, बहुत ही बढ़िया। मैम, आप हमारे इस प्रोग्राम पे आई, हमारे इस कार्यक्रम पे आपने शान बढ़ाई, और हम लोग ब्लेस्ड हैं कि आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारी इस मुहिम को राजस्थान में आप बढ़ा रही हैं। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए, ताकि हम भी नई नई चीजें कर सके और नए नए तरीके से सोच सके, जिस तरीके से आप सोचते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के थैंक यू। और ग्लोबल वुमेन पावर को, अलका मदान जी को मैं बहुत धन्यवाद भी देती हूँ, और अपने आप को भी बहुत ब्लेस समझती हूँ कि मैं इस मंच से जुड़ी हूँ, और राजस्थान में मेरे लायक जो भी कोई काम होता है तो मैं जरूर उसे पूरा करने की कोशिश करती रहूंगी। ये मेरा प्रॉमिस है अलका जी से और ग्लोबल वुमेन पावर से। थैंक यू सो मच नलिनी, आपने बहुत मुझे जो मौका दिया बातचीत का, उसके लिए आपका बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू। और हमारे व्यूअर्स, आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या हो या किसी भी प्रकार की हेल्प की जरूरत हो, आप मुझे nalini@globalwomenpower.com पर मेल कर सकते हैं। मैं हर प्रकार से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी महिला जो अपने आप को सशक्त करना चाहती है, सशक्त यानी अपने आप की एक पहचान बनाना चाहती हो, वो हमारे साथ जुड़ सकती है। और हमारे मेंबरशिप प्लान का भी आप लोग हिस्सा बन सकते हो, तथा हमारे तरह तरह के प्रोजेक्ट के आप वॉलंटियर बन सकते हो। आप किसी भी तरीके से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे कनेक्ट कीजिए। धन्यवाद।